एनसीईआरटी मत पढ़ना, एनसीईआरटी से इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत पढ़ना। अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको सीरीज वाइज इस चैप्टर को समझने की जरूरत है, जो कि मैं यहाँ पे आपको वन शॉट में समझाने जाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है हमें पहले ये पता होना चाहिए। स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, की जो लाइफ है, लाइफ जो अर्थ पे वो कैसे बनी है, तो उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अगला है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है क्या, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा यानी प्लांट्स में जो भी चेंजेस होते हैं उसको समझना है, और फोना यानी कि जो एनिमल्स वगैरह में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको समझना है। दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में हो गया, मिलियन ऑफ ईयर लगा इसको होने में। इवोल्यूशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, 1-2 साल में नहीं होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो यही है, आपको यही एग्जाम में लिख के आनी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स जो है वो कब बना? यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो बना है। उस इतना पुराना है, मतलब सोचो 1-2 साल तो छोड़ो, 20 बिलियन ईयर्स एगो। 20 बिलियन मतलब समझ रहे हो, मिलियन में मिलियन 10 की पावर 6 होता है, बिलियन 10 की पावर 9 होता है। तो 20 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, इतना पुराना है हमारा यूनिवर्स। और इसको मतलब अगर हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 ईयर्स, इतना पुराना यूनिवर्स है हमारा, ये फॉर्म हो रखा है। और अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ जो है, यूनिवर्स पहले बनेगा उसके बाद अर्थ बनेगा। तो बिलियन ईयर्स एगो में अगर हम जाए तो 4.5 बिलियन ईयर एगो बना है अर्थ। अर्थ 4.5 बिलियन। अच्छा, उसके बाद जब 500 मिलियन हो गया, यानी कि 500 मिलियन यानी कि अब से 4 बिलियन ईयर्स बैक, तो तब लाइफ जाके फॉर्म हुई है अर्थ पे। यानी अर्थ पे लाइफ फॉर्म होने में लगभग हमें 500 मिलियन ईयर्स लगे हैं। अर्ली अर्ली अर्थ, हमारा जो अर्ली अर्थ था, पहले जब शुरू शुरू में अर्थ था तो वो कैसा था? पहली बात तो उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, वेपर था, उसमें मीथेन था, CO2 था और NH3 था, ये सब था उसमें। अच्छा, कुछ थ्योरीज की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर ना कुछ थ्योरी दी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की थ्योरी दी है। तो बेसिकली हम 3 थ्योरीज को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहली थ्योरी है पैंसपर्मिया थ्योरी। ये पैंसपर्मिया थ्योरी क्या होता है? इसमें कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं इसको हम, इसका दूसरा नाम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी है। इसमें ये कहा जाता है ना कि भाई किसी और प्लेनेट से ना कोई चीज ना उड़ करके आई है, और वो जो उड़ करके वो चीज आई है ना, उसकी वजह से लाइफ फॉर्म हुई है। वो जो उड़ के जो चीज आई है उसको मैं पता क्या कह रहा हूँ? उसको कह रहा हूँ यूनिट ऑफ लाइफ, और उसको मैं स्पोर बोलूंगा आपसे। यूनिट ऑफ लाइफ है वो, जो कि दूसरी जगह से आई है, ये पैंसपर्मिया की थ्योरी बोलती है। जबकि जो दूसरी थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि जो चीज है, जो कोई भी चीज है, लिविंग थिंग्स, वो अपने आप बन जाती है। स्पॉन्टेनियस इन द सेंस कि अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ये कोई ये थ्योरी तो हम भी दे सकते थे एक तरह से। हम अपने माइंड में अजम्पशन दे देते कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ है, स्पोर बने, ये हुआ है, तो हम तो अपने हिसाब से अजम्पशन लगा रहे हैं ना, तो इसलिए तो इसको थ्योरी बोला जा रहा है। ठीक है, अगली थ्योरी है केमिकल थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें क्या है, वो ओपरिन हल्डाने ने दी थी, जबकि इसको प्रूव किया था एसएल मिलर और यूरे ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूव करा था। उसमें उन्होंने क्या किया, मीथेन H2 और NH3 इसका 2:1 रेशियो में लिया, और टेम्परेचर याद रखना 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, 8000 नहीं, 400 नहीं, 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट कराया था। और एक्सपेरिमेंट करा के उन्होंने प्रूफ करा था कि जो हम हैं, हम वो यानी इवोल्यूशन जो हुआ है, जहां से भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो बने हैं केमिकल्स के थ्रू। पीछे जो केमिकल था, हम ऑर्गेनिक है, हम ऑर्गेनिक मटेरियल के बने हैं, पर ऑर्गेनिक मटेरियल किससे बना होता है? इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन लिविंग है, और ऑर्गेनिक जो है वो लिविंग है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब मिल करके, प्रोटीन वगैरह, ये सब मिल करके हमें बनाते हैं। इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है, मतलब केमिकल का इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे हमारा इवोल्यूशन भी होता गया। तो ये केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है। अब देखते हैं मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था। कि मेंडल भाई, जो तुम बता के गए हो चैप्टर नंबर 5 में, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में जो तुम बता के गए हो, क्या वो सच है? क्या ऐसा होता है कि मेंडल ने जो बोला उसका फायदा क्या है? क्या उसका फायदा इवोल्यूशन में हो पा रहा है? तो देखते हैं। अच्छा, मेंडल जो है उन्होंने क्या करा था, फैक्टर को डिस्कवर करा था। उन्होंने ऐसे बोला था ना कि मटर के पौधे जो है उसमें जब मैं एक्सपेरिमेंट में करता हूँ तो आगे कोई फैक्टर ट्रांसफर होता है, तो उन्होंने फैक्टर की बात करी थी। आज हमें पता है कि उसको जीन कहते हैं, जून नहीं, आज हमें पता है कि इसको जीन कहते हैं।
तो जो जीन है वो फैक्टर है। अच्छा, जब फैक्टर होंगे तो उसी की वजह से तो वेरिएशंस होंगे। यानी कि अगर जीन में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए म्यूटेशन के थ्रू, या फिर लंबे टाइम मिलियन ऑफ ईयर में कोई भी वेरिएशन अगर आ जाए जीन में, तो उससे वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस आएंगे तो उसमें से कोई बेस्ट वेरिएशन होंगे। बेस्ट वेरिएशन इन द सेंस जिससे हम आगे जा करके अच्छे से यूज कर सके, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए आजकल नाखून जरूरी नहीं है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे बॉडी के अंदर नाखून ना हो। तो जो चीज काम का है सिर्फ वही रहेगा वेरिएशंस के थ्रू। तो इवोल्यूशन भी होता जा रहा है इसका मतलब। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये मेंडल का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसकी बात हमने कर ली, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, इसे कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बिग बैंग थ्योरी, जब जब ना यूनिवर्स बना था तो एक छोटा सा एक कण जैसा स्पेक्ट, वो बहुत ही तेज ब्लास्ट किया था, उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और स्पोर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ को स्पोर कहते हैं, जो कि दूसरी जगह से आया था। हमने ये पेंसपर्मिया थ्योरी में देखा था। फॉसिल्स क्या होता है, जो अंदर जो रिमेन्स पार्ट होते हैं ना, जो हार्ड पार्ट होते हैं, जो कि रॉक्स वगैरह में दब जाते हैं, यानी जो स्पीसी होती है, मतलब कोई भी स्पीसी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो हड्डी वगैरह जो बच के रह जाती है वो अंदर रॉक्स के अंदर, या फिर एविडेंसेस होते हैं इसके, तो उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। जियोलॉजिकल पीरियड यानी अलग अलग पीरियड में कौन से अलग अलग लोग रहते थे उसके हिसाब से देखा जाता है, तो जियोलॉजिकल पीरियड बोलते हैं उसको। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जब इवोल्यूशन एज अ डाइवर्ज होता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से अराइज हुआ, लेकिन वो अलग अलग जगह पे जाके डाइवर्ज हो जाएगा, यानी फैल जाएगा, तो इसको होमोलोगस ऑर्गन के अंदर डाला जाता है। HD इसका शॉर्ट फॉर्म है, H यानी होमोलोगस, D यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो HD। और जबकि एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, कन्वर्ज होना यानी कि एक जगह पे आ जाना, यानी अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर थे, अलग अलग चीज थी, लेकिन वो एक ही जगह पर आ चुके हैं, तो उसे कहते हैं, मतलब उनका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन वो एक ही जगह पे आ गए, तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये एनालोगस के अंदर आता है, AC इसका शॉर्ट फॉर्म है, एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, अडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल्स में देखा गया था, जिसकी बात आगे हम लेक्चर में करने वाले हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जब कोई भी स्पीसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी, बेसिकली ये स्पीसीज में होता है, पॉपुलेशंस में होता है, तो पॉपुलेशन में जब कोई किसी को जब सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि कोई अच्छा वेरिएशन देखा जाता है उसके अंदर जो कि बेस्ट हो आने वाले टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है, ब्रांचिंग डिसेंट इन द सेंस कि आगे आगे जाकर के एक एक स्पीसीज बढ़ते जाएगी, उसको कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। साल्टेशन क्या होता है, जब सिंगल स्टेप में म्यूटेशन, तो आपको पता है क्या होता है म्यूटेशन, तो कोई चेंजेस आता है जीन में, उसको कहते हैं। साल्टेशन क्या होता है, एक स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाएगा, यानी कि एक छोटा सा स्टेप है उसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाएगा, उसको कहते हैं साल्टेशन। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट जब बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, स्पीसीज रहती है कोई, उसमें से एक निकल करके वहां कहीं और चले जाती है और वो एक नई स्पीसीज बनाती है, नई स्पीसीज फाउंड करती है, तो उसको फाउंडर कहते हैं, नई स्पीसीज को फाउंडर कहते हैं। और जो ये इफेक्ट हुआ, यानी जो स्पीसीज नई बन के इधर गई और नई स्पीसीज बनी, उसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एविडेंसेस जो कि फॉसिल्स वगैरह से आते हैं, रॉक्स में से आते हैं, उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन में देखिए क्या टॉपिक है। डार्विन जो है, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे गए और उन्होंने स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिसका नाम आजकल डार्विन फिंचेस बोलते हैं, उसको हम दिया गया है। तो मैनी वेराइटीज हमने यहाँ पे पता है क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी देखी इसी बर्ड की। ये जो ब्लैक बर्ड है डार्विन फिंचेस, इसका हमने बहुत सारी वेराइटी देखी सेम आइलैंड पे, मतलब आइलैंड एक ही है, एक ही आइलैंड है, बस उस पर वेराइटी अलग अलग है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब एक ही आइलैंड पे इतने सारे वेरिएशंस कैसे, तो ये देखा गया। अच्छा, अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है डिफरेंट स्पीसीज का इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब अलग अलग स्पीसीज जो है उनके इवोल्यूशन का प्रोसेस एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, स्पीसीज का, अलग अलग स्पीसीज का, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है बेसिकली, ये बेसिकली एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये रेडिएट टू अदर एरिया, और ये अदर एरिया में जाता है, अदर एरिया में जाता है। जैसे ये पूरा एक एरिया है, तो इस वाले एरिया में जाता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, बाकी जा रहा है अदर एरिया में,
तो इसको हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरिया इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ये इसका है डेफिनेशन। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, बेसिकली जो ओरिजिनल बर्ड था ना वो सीड ईटिंग बर्ड था। सीड ईटिंग बर्ड ओरिजिनल था, बाकी उससे अलग अलग बर्ड जो है अराइज हुए, यानी वेरिएशंस हुए। कुछ सीड ईटिंग थे तो उससे कुछ इंसेक्ट ईटिंग आ गए। मतलब उनकी चोंच, उनकी जो बीक है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैरायटी चेंज होते गए, वेरिएशंस आते गए टाइम के साथ साथ, ये देखा गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये तो पहला एग्जाम्पल था गैलापागोस आइलैंड में स्मॉल ब्लैक बर्ड डार्विन फिंचेस का। दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी बुक में विद डायग्राम दे रखा है, ये भी विद डायग्राम दे रखा है, तो वो जो एग्जाम्पल है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। मतलब इसमें क्या होता है, सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड में सारे मार्सुपियल्स एनिमल्स होते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अगर एक आइसोलेटेड एरिया में होगा, डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे उड़ रहे हैं तो सब उड़ रहे होंगे सारे पक्षी। हैबिटेट मतलब यही होता है ना कि उसका फंक्शंस क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका फंक्शंस क्या है वहां पर। तो सारे के सारे सबके हैबिटेट सेम नहीं हो सकते, तो डिफरेंट हैबिटेट होंगे एक ही सेम एरिया में, आइसोलेटेड एरिया होगा सेम, उसमें सारे के सारे अगर सारे एनिमल्स होंगे, स्पीसीज होगी, तो उसमें एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अगर हुए तो उसे बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, तो यहां से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, यहां से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और यहाँ पे भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। तो आप खुद ही बताइए, ये दो पॉइंट से अराइज हो रहे हैं और ये एक जगह पे जाके कन्वर्ज नहीं हो रहे क्या? हाँ हो रहे हैं, यानी दो पॉइंट से अराइज हुआ और एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इसीलिए एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अगर पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये डेफिनेशन दी गई है एक तरह से। अच्छा, बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, तो ह्यूगो डिवरीज साहब जो है वो कहते हैं, इवनिंग प्रिमरोज में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी। बेसिकली म्यूटेशन जो है वो रैंडम होता है, कहीं भी हो सकता है जीन में, हमें थोड़ी ना पता है कि कहाँ होगा म्यूटेशन ना। डायरेक्शनलेस होता है, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्शनल होगा, यानी कि डायरेक्शनल इन द सेंस कि पहले ये हो फिर ये हो ना, ऐसा नहीं होता है, वो हो जाता है बस, कैसे भी हो जाता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि ऐसे होगा इस तरह से होगा, नहीं, वो बस हो जाता है म्यूटेशन किसी भी तरह से, तो वो है डायरेक्शनलेस। और इन्होंने साल्टेशन का टर्म यूज किया। साल्टेशन क्या होता है, सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होता है। मतलब बेसिकली होता क्या, म्यूटेशन ऐसे हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा करके, बट अगर एक ही स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं साल्टेशन। तो सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो गया, उसको साल्टेशन कह रहे हैं। और डार्विन की बात करते हैं, डार्विन कहते हैं ना वेरिएशन थ्योरी देते हैं, ये कहते हैं कि जो वेरिएशन होते हैं उससे होता है इवोल्यूशन। तुम कह रहे हो म्यूटेशन से हो रहा है, ह्यूगो डिवरीज भाई साहब तुम कह रहे हो कि म्यूटेशन कर रहे हो तब जा करके इवोल्यूशन हो रहा है, बट मैं कहता हूँ, डार्विन कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वेरिएशन थ्योरी की वजह से हो रहा है ऐसा। अब वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन स्मॉल होते हैं, हाँ, और डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शन इन द सेंस कि एक डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शनल इन द सेंस कि जैसे हम बोल सकते हैं कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो वो डायरेक्शनल तरीके से हो जाएगा। वेरिएशन थ्योरी ऐसे करके उन्होंने बताया। और इसमें ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से इवोल्व कर गया कि कोई चीज है, कोई पार्ट म्यूटेट हुआ, पता चले कल को म्यूटेशन हुआ और हमारे जीन में म्यूटेशन हुआ और हमारी पूंछ आ गई कल से, तो एकदम से थोड़ी ना होता है। तो ये थ्योरी दी थी ह्यूगो डिवरीज ने, जबकि जो डार्विन है वो कहते हैं कि डायरेक्शनल होती है। अब आप खुद ही बताइए कौन सी वाली ज्यादा सच्ची लग रही है। मेरे ख्याल से तो डार्विन की ज्यादा सच्ची लग रही है ये वाली थ्योरी, वेरिएशन थ्योरी ज्यादा सच्ची है। हालांकि म्यूटेशन भी होता है, दोनों चीज होती है, बट वेरिएशन थ्योरी जो है वो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छी इन द सेंस ज्यादा प्रैक्टिकल है। हार्डी वीएनबर्ग प्रिंसिपल, तो इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि एलिल फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है अगर किसी जगह की, मान लो कोई जगह है, ये कोई जगह है ए, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन यहाँ पे लोग रहते हैं, आर स्टेबल, तो यहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल होती है और कांस्टेंट भी होती है फॉर जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आएगी, फिर तीसरी चौथी, तो जनरेशन टू जनरेशन जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है। यानी कि जीन पूल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल वो होता है सम टोटल ऑफ ऑल जीन, सम टोटल ऑफ ऑल जीन, जितने भी सारे के सारे जीन है जो कि पाए जाते हैं ना उस जगह में, उस पॉपुलेशन में जितने भी जीन पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं जीन पूल। और इसमें क्या होता है, P प्लस क्यू बराबर 1 होता है। P जो है वो कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी होती है
और Q जो है स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 होता है, जिसमें कि p स्क्वायर है कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, q स्क्वायर है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, और 2pq है कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, ये सवाल पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आपको ये सवाल आ सकता है। वो सवाल है कि 5 फैक्टर्स लिखे जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। जैसे मान लीजिए एक जगह ये डी और एक ये डी, ये है ए, ये है बी। तो यहाँ से कुछ लोग यहाँ से एक दो जने शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए, तो उस तरह के जीन वहां पे आ गए, यानी कि पॉपुलेशन बी से पॉपुलेशन ए में उस तरह के जीन आ गए। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन कहते हैं उसको हम। और जीन फ्लो, अगर यही चीज बार बार होते रही है, अगर ये चीज बार बार हो रही है कि यहाँ से लोग आ रहे हैं उठ उठ के, तो इसको बोलेंगे जीन फ्लो। अच्छा, ये सब तो जानबूझ के हो रहा है कि लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, इसे हम जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो बोल रहे हैं। बट अगर ऐसा हो कि ये चीज बाय चांस हो, मतलब बाय चांस अगर ये चीज हो कि जीन जो है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन बाय चांस चला गया, इन द सेंस कि किसी भी तरह से बाय चांस, यानी कि हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बाय चांस चला गया, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। और है म्यूटेशन जो कि इसको अफेक्ट करता है, और है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि मान लीजिए, जैसे अगर आपको याद हो जब हमने मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट किया था, तो येलो रिंकल्ड तरह के बीज होते हैं लेकिन येलो ग्रीन नहीं होते हैं। तो येलो ग्रीन जो है वो नए तरह का रिकॉम्बिनेशन बना ना, तो उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वही है। नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, तो वो भी अफेक्ट करता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, चेंजेस होता है एलील फ्रीक्वेंसी में, तो न्यू पॉपुलेशंस बनती है। मतलब एलील फ्रीक्वेंसी में ना, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो नई पॉपुलेशन जो है वो कहीं और, मतलब एक जगह पे, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, तो यहाँ से अगर मैं कहीं और ले जाऊं इन लोगों को, तो ये नया पॉपुलेशन है, ये न्यू पॉपुलेशन है, तो इसकी एलील फ्रीक्वेंसी जो है इस पहले वाले की चेंज हो जाएगी, और नया वाला जो है उसकी कुछ नई तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, जो इसमें से आया वही होगी, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है, इसको हम बोलते हैं, ये जो नया पॉपुलेशन आया जिसने एक स्पीसीज फॉर्म की, इस स्पीसीज को कहते हैं फाउंडर स्पीसीज, क्योंकि ये नए लोग आए ना इसलिए। और ये जो इफेक्ट है नई जगह पे आना, इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन 3 तरह का होता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग यानी कि बैलेंस होता है, इसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी को फेवर किया जाता है, मतलब बीच की चीजों को ज्यादा फेवर किया जाता है। मान लीजिए 4 किलो का बेबी है और 8 किलो का बेबी है, तो 5 किलो के बेबी को ज्यादा फेवर किया जाएगा। डायरेक्शनल में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, या तो 4 किलो का बेबी ज्यादा होगा या 8 किलो का बेबी ज्यादा होगा। एक तरह से एग्जाम्पल के थ्रू में बता रहा हूं आपको। और है डिसरप्टिव में क्या होता है कि दोनों को फेवर कर लेते हैं, यानी 4 किलो का बेबी भी होगा और 8 किलो का भी होगा, तो दोनों होंगे, यानी एक्सट्रीम्स दोनों होंगे, यानी 2 पीक फॉर्म होंगे, तो उसे हम बोलेंगे डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन की कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है अलग अलग टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे 3 थ्योरीज है, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी और नियो डार्विनिज्म। तो हम बात करते हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। तो इसमें क्या है, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने ये थ्योरी जो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बेस पे दी थी, कि जो ऑर्गन को यूज किया जा रहा है वो आगे तक रहेगा, यानी आने वाले फ्यूचर तक रहेगा, कुछ सालों तक, और जो यूज नहीं कर रहे हैं वो नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल विजडम टीथ यानी अकल दाढ़, जिसका यूज हम अभी नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू लेमार्क ये कहा जा रहा है कि वो नहीं होगा इंसान के अंदर। जैसे कि हमारे एक टेल बोन होती है, पीछे टेल बोन होती है, तो टेल बोन का जो है वो यूज नहीं हो रहा है आज के टाइम में, तो वो उसका डिसयूज है, यानी कि यूज नहीं है, तो वो हट जाएगा। ऐसे करके ये थ्योरी दी गई है। तो इन्होंने पता क्या किया, बेसिकली इन्होंने एक जिराफ का एग्जांपल लिया, एग्जांपल ऑफ जिराफ लिया। उन्होंने बताया कि जिराफ की जो गर्दन है वो पहले लंबी नहीं थी, जिराफ की गर्दन छोटी ही थी पहले, पर वो लंबी कैसे हुई, क्योंकि जो पेड़ है वो लंबे होते गए, तो टॉल ट्रीज होते गए, तो नीचे के पेड़, नीचे जो पत्ते नहीं थे, तो वो नीचे के पत्ते नहीं खा सकते थे, उन्हें ऊपर के पत्ते खाने थे। अगर जिंदा रहना तो ऊपर के पत्ते खाने थे, तो ऊपर के पत्ते खाने थे, तो उनकी लंबी गर्दन भी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है ये दी गई है। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, यानी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई कि पहले से हो, कि जीन के अंदर कोई कैरेक्टर होता है, नहीं,
हम कैरेक्टर एक्वायर करते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा कहा है लेमार्क ने। मतलब लेमार्क कह रहे हैं कि कैरेक्टर को हम एक्वायर करते हैं, जबकि डार्विन और जितने भी ये मेंडल्स वगैरह ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरे नहीं भाई जीन के अंदर हमारे पहले से ही है। ये कह रहे हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी दी इन्होंने, और बाकी सारे कह रहे हैं कि नहीं ये तो पहले से ही अंदर से वेरिएशन था। अगला जो डार्विन की थ्योरी है वो क्या कहती है इवोल्यूशन के बारे में। तो डार्विन की जो थ्योरी है ना, उसका एसेंस है, उसका जो एसेंस है कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई, उसका बेसिकली बेसिक क्या है उसका, तो उसका बेसिक है नेचुरल सिलेक्शन। कि डार्विन थ्योरी के अंतर्गत क्या आता है, नेचुरल सिलेक्शन आता है, जिसमें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट है या फिटर है वो सर्वाइव नहीं करेगा, जो कमजोर है वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसमें जो फिटेस्ट होगा, यानी एक तरह से कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जो सबसे फिट निकल करके आएगा वो सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऐसा बोला डार्विन ने। और इन्होंने एक बात कही कि टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशंस आते जाते हैं, जिससे लेटरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट जब किया, यानी कि जो प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट वाला जो किया, जिसमें कि अलग अलग माइक्रोब लिए गए और कुछ जनरेशन तक देखा गया, तो पता चला ना कि कुछ वेरिएशंस अपने आप ही आ गए थे। अब वो वेरिएशन अपने आप कैसे आए, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। अब ये टाइम छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। बैक्टीरिया के केस में और जो जितने भी है इनका टाइम, इनके में वेरिएशंस जल्दी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। जबकि जो और भी बाकी जैसे हम ह्यूमंस हो गए तो हमारा लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमारे केस में क्या होता है कि वो जो वेरिएशंस है वो बहुत टाइम बाद आते हैं, ऐसा कहा है। ठीक, आप बुक में जाके पढ़ सकते हैं, आप और भी अच्छे से देख सकते हैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। मतलब सिलेक्ट करना है, अगर नेचर हमें सिलेक्ट करे तो किस बेस पे करे, फिटनेस के बेस पे करे। अगर हम फिट है तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिलेक्शन इन द सेंस नीट जेई में सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिलेक्शन इन द सेंस कि आगे जो हम पीढ़ी में आगे जिंदा रहेंगे, सरवाइव करेंगे या नहीं, उसके बेस पे जो सिलेक्शन है वो फिटनेस के बेस पे ही डिसाइड होने वाला है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द बेस्ट। टू की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, आपको ये टू की कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है। वो है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ये दोनों की कॉन्सेप्ट इसमें दे रखे हैं। तो ब्रांचिंग डिसेंट में क्या होता है, बेसिकली जो एक पीढ़ी होती है वो दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, ऐसे करके और भी नीचे डिसेंट आते जाते हैं। जबकि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि नेचर जब सेलेक्ट करता है उससे, तो नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और फिर उसके बाद तीसरी थ्योरी आई न्यू डार्विनिज्म की, जो कि आजकल के जमाने में जिसे माना जाता है। इस थ्योरी में क्या है, देखिए पुराने जमाने में मेंडल ने क्या करा था, मेंडल ने जेनेटिक्स के वेरिएशंस को डिस्कवर करा था, जबकि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को बताया था। तो इन दोनों की थ्योरी को मिला के एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया इवोल्यूशन का। उस जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म। ये है नई वाली थ्योरी जो एकदम नई है, रिसेंटली अभी अभी आई है। ऐसी थ्योरी ये लगभग 1940s के आसपास आई हुई है थ्योरी, तो ये एकदम रिसेंट थ्योरी है। अब बात करते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की, कि इवोल्यूशन जो हुआ है इसका एविडेंस है क्या, क्या हम कह सकते हैं सबूत है कोई कि एवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए इवोल्यूशन हो रखा है, यानी इसका 4 सबूत है। पहला सबूत है पैलेंटोलॉजिकल फॉसिल्स वगैरह, दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है, तीसरा कंपैरेटिव एनाटॉमी, और चौथा मॉलिक्यूलर एविडेंस। तो पहला एविडेंस देखते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। हम ना ये देखते हैं कि जब हम चट्टान खोदते हैं, कुछ देखते हैं या फिर लेयर्स देखते हैं अलग मिट्टी के अंदर, तो हमें ये वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमें बेसिकली फॉसिल्स दिखाई पड़ते हैं, वो एविडेंस है सबसे बड़ा। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक। जो हार्ड पार्ट जो बचा रहता है ना लाइफ का, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हार्ड पार्ट बचा होता है उसको हम कहते हैं फॉसिल। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, किसी भी तरह की रॉक्स में नहीं, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर, उससे हमें पता चलता है जब अलग अलग लेयर्स में जब फॉसिल्स की स्टडी करते हैं ना, तो हमें उससे पता चलता है कि अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में अलग अलग लोग एग्जिस्ट करते थे, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग एरास, अलग अलग इपोज यानी कोई टाइम, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी लेयर को हम खोदते हैं और अगर हम सबसे नीचे देखते हैं, तो जो सबसे नीचे होता है वो ओल्डेस्ट होता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो रिसेंट की स्पीसीज हो रही होती है, जो अभी अभी डेथ हुई है। जैसे अगर हम डायनासोर को खोदे तो डायनासोर बहुत नीचे मिलेगा, लेकिन जो आजकल की स्पीसीज, फॉर एग्जांपल पुराने टाइप के जो मंकीज थे या फिर चिंपैंजी थे, वो ऊपर मिलेंगे लेयर्स के अंदर। अगर हम उसके फॉसिल्स को देखें तो हमें ऊपर मिलेंगे। दूसरा सपोर्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। ये जो है ये अर्नस्ट हैकेल ने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने बोला था ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी इन द सेंस कि एम्ब्रियो जैसे बनता है ना, जिस तरह से हमारा यानी ह्यूमन का एम्ब्रियो बनता है, उसी तरह से फिश का एम्ब्रियो बनता है, उसी तरह से बर्ड का एम्ब्रियो बनता है, यानी कि सब में सिमिलैरिटी पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा अर्नस्ट हैकेल ने बोला था। देन उसके बाद
जो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर आए, उन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव्ड कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तुम कह रहे हो कि इंसान हो, मछली हो, कोई सा भी हो, सबके एम्ब्रियो सेम होते हैं, तुम गलत हो, ऐसा बोला। तो एम्ब्रियोज, ये इन्होंने बोला, वॉन बियर ने बोला, एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, यानी कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल्स के अडल्ट स्टेज से पास नहीं होता। कि ऐसा नहीं कि मछली की तरह दिख रहा है कभी इंसान, कभी बर्ड्स की तरह दिख रहा है इंसान एम्ब्रियो फॉर्म में, ऐसा बोला। तो ऐसा नहीं होता, ये वॉन बियर ने बताया। फिर उसके बाद हम तीसरे एविडेंस पे आते हैं, जो कि कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि दो टॉपिक आते हैं, होमोलॉजी यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालॉजी यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो होमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने, इसलिए मैंने एग्जांपल पे ज्यादा एम्फेसाइज करा है। हालांकि मैंने ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया टर्म्स रिलेटेड में, बट उसके बाद भी मैंने आपको लिखवाया क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल समझना जरूरी है। देखिए, जो वेल होते हैं, बैट और चीता ह्यूमन, इन सभी के फोरलिम, जो बेसिकली फोरलिम है ना, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट ना फंक्शंस अलग अलग होते हैं। किसी के चलने में काम आते हैं, किसी के उड़ने में काम आते हैं, किसी के तैरने में काम आते हैं, किसी के दौड़ने में काम आते हैं। तो ये चीज देखी गई। और दूसरा एग्जांपल है वर्टिब्रेट के, जो हार्ट और ब्रेन होता है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, पर वो जो ओरिजिन हुआ है, जहां से ओरिजिन हुआ है स्ट्रक्चर का, वो सेम है। और उसके बाद तीसरा एग्जांपल जो कि प्लांट में है, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। जो बोगनवेलिया का जो थॉर्न है वो, और टेंड्रिल है जो कुकुरबिटा का, यानी ऐसे ऐसे करके जो स्प्रिंग की तरह ऊपर जा रहा होता है, वो, उनके फंक्शंस तो डिफरेंट है, बट उनका ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है। इसके बाद हम आते हैं एनालॉजी पे, जो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। इसमें क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, जो जिनके फंक्शन सेम होते हैं पर स्ट्रक्चर अलग है। आप देखो बटरफ्लाई का विंग्स कैसे होते हैं। बटरफ्लाई के विंग्स आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई के विंग्स आपको पता है ऐसे करके होते हैं बड़े से, जबकि जो बर्ड्स है उनके विंग्स अलग तरह के होते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है, बट उसके बाद भी फंक्शन सेम हो गया। क्यों? उड़ रहे हैं दोनों, उड़ने का फंक्शन है दोनों का, फ्लाई, फंक्शन इज फ्लाई। दूसरा जो एग्जांपल है वो है आईज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आंख और मैमल्स की आंख, दोनों का फंक्शन सेम है। काम क्या है? फंक्शन देखना, टू सी दैट, यानी किसी भी चीज को देखना। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखे ना, ऑक्टोपस की आंख और हमारी आंख अलग अलग होती है, मैमल्स की आंख अलग होती है और ऑक्टोपस की अलग होती है, बट फंक्शन तो सेम हो गए। अगला जो एग्जांपल है वो है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स और डॉल्फिन का। दोनों का काम देखो क्या है, दोनों का काम आगे बढ़ना, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि चलने में कोशिश करना है। जो पेंगुइन के जो फ्लिपर होते हैं और जो डॉल्फिन में जो फ्लिपर होते हैं, वो आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। दोनों के काम सेम हो गए, पर स्ट्रक्चर अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है। ऐसे ही स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो जो कि बेसिकली रूट का मॉडिफिकेशन होता है, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन होता है, और जो पोटैटो है वो शूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो दोनों के फंक्शन सेम हो गए। फंक्शन क्या है कि बुरे टाइम के लिए अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उसको जमीन के नीचे बचा करके रखना। जो दोनों जमीन के नीचे होते हैं ना, तो अपने न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखना, इसका काम होता है फंक्शन। बाकी स्ट्रक्चर देखो कितने अलग अलग है दोनों के, दोनों एक रूट से राइज है, एक सूट है, एक रूट है तो एक सूट है, तो दोनों के स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो गए। अगला जो एविडेंस है नंबर 4 पे, वो है मोलिकुलर एविडेंस, जिसमें कि बेसिकली ये देखा गया था ना, प्रोटीन और जीन सेम होते हैं। आप याद कीजिए, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ जीन सबके सेम है, चाहे वो कुछ भी हो यूनिवर्स में, कि कोई भी चीज हो, उसके 99% जीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेम है। तो उसी बेसिस पे हमें एविडेंस मिले और उसी हिसाब से हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है पहले से। देखते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट क्या है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अराइज हुआ था, यानी कि यूनिसेलुलर वगैरह आए थे, उस टाइम की बात है ये, 2000 मिलियन ईयर एगो की। और 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए, जो कि इन्वर्टिब्रेट फॉर्म हुए और एक्टिव है, यानी कि काम भी करने लगे, यानी कि और जीने लगे अच्छे से। 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिश इवॉल्व हुए। जॉलेस फिश मतलब कि ऐसी फिश जिनका जॉ नहीं होता, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो इवॉल्व हुए। 320 मिलियन ईयर एगो सीवीड्स यानी कि जो आप देखते हैं एल्गी के अंदर आता है वो, और फ्यू प्लांट्स कुछ इवॉल्व हुए। सबसे पहले ना प्लांट्स इवॉल्व हुए थे, उसके बाद एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद 1938 में फिश पकड़ी गई थी एक अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई थी, सिलोकेंथ नाम था, और ये माना जा रहा था कि वो खो गई है, जबकि 1938 में उसको पकड़ के ढूंढ लिया गया। मतलब कोई चीज खो रही है और उसको ढूंढ के पकड़ लिया जल्दी से 1938 में, वो था सिलोकेंथ। ये एक फिश थी बेसिकली।
लो फिश जो है वो इवॉल्व हो गए एम्फीबिया में। लो फिश बेसिकली क्या होते हैं, फिश जैसे दिखते हैं ये, तो वो इवॉल्व हो गए एम्फीबिया में। एम्फीबिया कौन होता है, जो कि लैंड वाटर दोनों पे रहते हैं। आगे जाके क्या हुआ कि एम्फीबिया जो है ना वो रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। रेप्टाइल्स कौन होता है, जो रेंगते हैं बेसिकली, यानी कि सांप वगैरह हो गए, ये सब रेप्टाइल्स हो गए। 200 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, रेप्टाइल्स डोमिनेट करने लग गए अर्थ के ऊपर। जब रेप्टाइल डोमिनेट करने लग गए तो उसी वक्त सेम टाइम पे डायनासोर वगैरह भी डोमिनेट करने लग गए थे। फिर 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड, मतलब कि डायनासोर डिसअपीयर्ड हो गया, यानी कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ क्या नहीं, कि मास एक्सटिंक्शन हुआ, कि कोई चीज आके कॉमेट्स वगैरह आके गिर गया, या फिर पता नहीं क्या हुआ, या जिम्नोस्पर्म जाके खत्म हो गए, ये सब पता नहीं कोई भी रीजन था उसके पीछे, पर सडनली क्या हुआ, बेचारे जो डायनासोर थे वो जो है वो डिसअपीयर्ड हो गए। वो डायनासोर डिसअपीयर्ड हो गए। फर्स्ट मैमल जो थे ना वो श्रू लाइक थे। श्रू लाइक यानी चूहे जैसे, हल्के हल्के छुछुंदर जैसे दिखते थे, श्री लाइक होते थे, ऐसे होते थे फर्स्ट मैमल्स। अब ह्यूमन इवोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी आती है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी क्या था, बेसिकली ये माना जाता है कि हम जो ह्यूमन है ना, हम चिंपैंजी थे, पहले चिंपैंजी के फॉर्म में थे, तो हमारा जब इवोल्यूशन हो रहा था तो उस दौरान हम अफ्रीका में हमारा जन्म हुआ था, एक तरह से ऐसा कहा जाता है, यानी अफ्रीका में हमारा इवोल्यूशन हुआ था। बाद में जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि चीजों का अलग अलग, जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो चीजें जमीन इधर से उधर हो जाता है, तो उसके कारण क्या हुआ, हम ना अलग अलग चले गए। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण सब अलग हो गए, ऐसा हुआ आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी में, क्योंकि अफ्रीका से ओरिजिन हुआ था तो उससे बाहर चले गए सारे के सारे, आउट ऑफ अफ्रीका चले गए और पूरे देश में फिर फैल गए। इसके बाद अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आया। 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट फॉर्म एंड एक्टिव हुआ वो। 350 मिलियन ईयर एगो जोलेस फिश इवॉल्व हुई और 320 मिलियन ईयर एगो सीवीड्स फ्यू प्लांट्स आए। 1938 में एक फिश को पकड़ा गया साउथ अफ्रीका में जिसका नाम सिलाकैंथ था। ऐसा देखा गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, ऐसा लग रहा था उन्हें। लो फिश जो है वो इवॉल्व हो गए एम्फीबिया में। एम्फीबिया कौन होता है कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। एम्फीबिया जो है वो इवॉल्व हो गए रेप्टाइल्स में। और 200 मिलियन ईयर अगर रेप्टाइल डोमिनेट कर रहे थे पूरे अर्थ पे, डोमिनेट कर रहे थे, उनका रेप्टाइल्स का राज था। 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड हो गए, पता नहीं किस रीजन से बेचारे गायब हो गए इस दुनिया से। फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रू लाइक यानी छुछुंदर जैसे दिखते थे। रिसेंट में ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है, तो देखिए 15 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, प्राइमेट्स इवॉल्व हुए थे। ड्रायोपिथिकस एप लाइक होते थे और रामापिथिकस मैन लाइक होते थे। ये जो दोनों है ना, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, ये हेयर ही थे, यानी इनके पूरे बॉडी पे हेयर थे। और ये वॉक करते थे, मतलब किस तरह से वॉक करते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह वॉक करते थे, इन द सेंस कि इस तरह से ऐसे हाथ नीचे करके ये वॉक करते थे, चिंपैंजी गोरिल्ला की तरह वॉक कर, है ना। और फिर मैन लाइक बोन फॉसिल हम देखे गए यूथोपिया और तंजानिया में। होमिनिड बोलते हैं इसको, और 3 से 4 मिलियन ईयर्स बैक देखा गया ऐसा। और ये मैन लाइक होते थे, ईस्ट अफ्रीका में देखा गया। ये बेसिकली ना 4 फीट या उससे कम हुआ करते थे और अपराइट यानी सीधे चलना शुरू कर दिए थे, ऐसे करके सीधे चलना शुरू कर दिए थे उन्होंने, अपराइट वॉक करते थे। 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीका ग्राफलैंड में देखे गए, जो कि बेसिकली जिन्होंने स्टोन के वेपन बनाना शुरू कर दिया था, पत्थर के जो वेपन्स होते हैं हथियार वो बनाना शुरू कर दिया था। और ये जो है ये फ्रूट्स को खाते थे। और इसमें टोंग बेबी इसी में आता है। जो टोंग बेबी एग्जांपल है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथिकस का एग्जांपल है टोंग बेबी। और फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड वो होमो हैबिलिस थे। तो अगर सवाल आए एग्जाम में कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक कौन था, तो होमो हैबिलिस था ह्यूमन लाइक फर्स्ट। और इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से लेकर के 800 सीसी तक थी। ये मीट नहीं खाते थे, इनको हम हैंडीमैन भी बोलते थे, क्योंकि ये ना बेसिकली टूल बनाते थे, टूल मेकर थे ये टूल बनाने का काम करते थे। खाली टाइम में अब क्या करेंगे, तो ये टूल्स बनाते थे खाली टाइम में। फॉसिल्स जो है वो जावा में देखे गए 1891 में, होमो इरेक्टस के फॉसिल्स देखे गए 1.5 मिलियन ईयर एगो। फिर 900 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। ये मीट खाने लग गए थे, होमो इरेक्टस जो है वो मीट खाने लग गए थे। और इनको जावा मैन कहा जाता था। और ये फायर का कंट्रोल करना शुरू कर रहे थे, इन्हें पैकिंग मैन बोलते थे। यानी कि जो आंख का आविष्कार है ना, वो पता है किसने किया, वो होमो इरेक्टस ने करा है। और निएंडरथल मैन जो है वो उनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी की थी। ये डेटा आपको याद रखना है, 1400 सीसी ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी, निएंडरथल मैन की थी। और ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में पाए गए थे। 1 लाख से लेकर 40,000 ईयर्स बैक ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने पता है अपने जो उनके जो डेथ थे ना, यंग वंस जो मर जाते थे, उनको उन्होंने डेड बॉडी को उन्होंने एज अ मतलब जमीन के अंदर रखना शुरू कर दिया उन्होंने, डेड बॉडी को बरीड डेड को बरीड करने लग गए। अब फिर उसके बाद आए होमोसेपियंस।
होमोसेपियंस अफ्रीका से अराइज हुए, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1350 सीसी थी। आइस एज 75,000 से लेकर 10,000 साल जो पीछे था ना, उसको आइस एज बोलते हैं। और वहां पे मॉडर्न होमोसेपियंस आए, जो कि हम अभी एग्जिस्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है, केव आर्ट जो देखा गया, यानी खाली टाइम में जो होमोसेपियंस थे मॉडर्न वाले, वो क्या करते थे, वो आर्ट बनाते थे। बेसिकली अलग अलग तस्वीरें बनाते थे, अलग अलग चित्र बनाते थे। अगर आपको वो देखना है ना, तो आप भीमबेटका में, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर जो है वो 10,000 साल पहले आया। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका कोई फायदा भी है आजकल की दुनिया में? तो हाँ है। एक तो ब्रीडिंग में फायदा है। इवोल्यूशन से ना कुछ ऐसी स्पीसीज आती है जो कि एकदम मस्त, मतलब एकदम अच्छी होती है, जो कि आगे काम के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक गाय दूध नहीं देती है उतना ज्यादा, पर एक गाय मान लीजिए 5 लीटर दूध देती है डेली, लेकिन एक गाय जो कि 40 लीटर दूध देती है, उसमें कुछ खास बात है। तो वो वेरिएशंस आए, वो वेरिएशंस आने की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से, तो वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ। देन उसके बाद उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसका यूज किया गया। अब जितने भी आगे गाय जब होंगे, वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे जो कि इतना दूध दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ये एक यूज हो गया। दूसरा यूज क्या हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखने में। जितने ज्यादा अलग अलग वैरायटी के बायोडाइवर्सिटी में, मतलब अलग अलग चीजें पाई जाएगी, अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाएगी, उतने ही ज्यादा वेरिएशंस होंगे और उतना ही ज्यादा वो कंजर्व रहेगा। ये और भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो और अच्छे समझ आएगा आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। तो ये इसके यूजेस होगा, ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है इस वीडियो में, कि मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आपने ये नहीं कराया, ये नहीं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख चुके हैं, तो आप आराम से नीचे कमेंट करके बिना कुछ सोचे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम की। थैंक यू वेरी मच।